पिछला क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। लेक्चर 1 में लेक्चर 2 आज है। लगता है 70 क्वेश्चन भर करवा दिए थे। 69 70 क्वेश्चन आपका हो गया था पिछले क्लास में। आज हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और जो भी विद्यार्थी ग्रुप डी, रेलवे, टेक्नीशियन, बिहार पुलिस ये सब का अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ये प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछता है और ये सब नॉर्मल चीज है, ठीक ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन इसको बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर बोलते हैं। और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे चल करके आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक ना। खास करके केमिस्ट्री से जो कुछ क्वेश्चन है 200-300, इसको अगर एक बार आप कर लेते हैं तो आपका सब एग्जाम के लिए तैयारी हो जाता है, ठीक ना। रेलवे के लिए, चाहे बिहार दरोगा, मतलब कोई भी आप जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी, कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत फिर नहीं होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए होता है? जल शुद्धिकरण एवं विरंजन के लिए। पिछले क्लास में ये करवा दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे कहता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। आपको बता दें कि क्लोरोफॉर्म जो है इसका फार्मूला होता है CHCl3। CHCl3 इसका कॉमन नाम की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, सॉरी, IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नाम है। और इसका जो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे दिया गया है ये साधारण नाम है, यानी CHCl3 का ये क्लोरोफॉर्म सूत्र होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 72। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? एथिल अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो एथिल अल्कोहल का जो सूत्र है ये C2H5OH होता है। इसको हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इथेनॉल के नाम से जानते हैं। और यही इथेनॉल जो है इसको हम लोग पीने योग्य शराब भी कहते हैं। पीने योग्य शराब कहा जाता है, पीने योग्य शराब होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि पीने योग्य शराब का सूत्र क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? C2H5OH। C2H5OH बताएंगे, ठीक ना। चलिए बाबू, अब यहाँ पे आ जाओ। मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो मिथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है CH3OH होते हैं। CH3OH होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। इसको कहा जाता है मेथेनॉल। और ये जो मेथेनॉल है ये स्प्रीट का सूत्र होता है। इसको हम लोग स्प्रीट कहते हैं, स्प्रीट कहते हैं। जैसे देखे होंगे ना कि डॉक्टर के पास सुई लेने के लिए जाते होंगे तो पहले वो मांस में ऐसे मतलब त्वचा पे ऐसे एक केमिकल लगाता है, तो वही केमिकल है जो स्प्रीट होता है। मिथेनॉल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 में कहता है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है तो आपको पता है कि जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, चाहे वो ईंधन होता है, तो कोई ईंधन जो है, फ्यूल जो है, वो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। वो क्या चीज का बना होता है? हाइड्रोकार्बन का, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन का ये बने होते हैं। और ये पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम का मुख्य घटक जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में कोई मीथेन के रूप में काम करता है, कोई इथेन के रूप में काम करता है, तो कोई प्रोपेन के रूप में काम करता है, तो कोई ब्यूटेन के रूप में काम करता है। जैसे LPG सिलेंडर में ब्यूटेन होते हैं, CNG में मीथेन होता है, समझ गए ना। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पहले भी ये बात बताए थे। CH4 मीथेन गैस, इथेन गैस जो आपके पास है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, तो ये LPG सिलेंडर में होते हैं। तो आपसे कहता है पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, ठीक ना। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी कि पेट्रोलियम का मुख्य घटक की बात करें तो पेट्रोलियम का मुख्य घटक जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन।
क्वेश्चन नंबर 76, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की बात किया जा रहा है, तो नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, यानी कि सीएनजी का ये घटक भी होता है। तो सीएनजी जो होते हैं ना, सीएनजी जो है, सीएनजी का घटक भी कौन होता है? मीथेन होता है। नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, ठीक ना। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। आपको पता है बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट ये सब होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा श्रेणी का जो कोयला होता है उसको हम लोग एंथ्रासाइट कहते हैं। तो कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार यानी कि सबसे अच्छा कोयला किसको मानते हैं? तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 पे, 78। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 78, ये कहा जाता है 78 क्वेश्चन में कि सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो पीट। कौन सा कोयला होता है? पीट। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे अच्छा श्रेणी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है वो पीट होता है। क्या होता है? पीट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं? परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। परमाणु संख्या किसी भी एटम का यानी किसी भी परमाणु का जो परमाणु संख्या यहाँ पे लिखा हुआ होता है, वो परमाणु संख्या जो लिखा हुआ होता है ये मुख्य रूप से प्रोटॉन की संख्या होता है। ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है जब न्यूट्रल आवेश में रहता है तो, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात बोले परमाणु संख्या किसके बराबर होता है तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो ये याद रखेंगे कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट आता है, समस्थानिक में क्या समान होते हैं? तो समस्थानिक में कहा जाता है कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं। यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु होता है, लेकिन परमाणु संख्या सबका एक होता है, बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या सबका बराबर है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। अब ये परमाणु भार अलग अलग है, तो इस घटना को हम क्या कह देंगे? समस्थानिक कह देंगे। तो समस्थानिक में जो बराबर होता है वो परमाणु संख्या होते हैं। बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन का 2 समस्थानिक होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 8 होता है। यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन है 8 है, एक का 16, एक का 18। तो बताइए परमाणु भार क्या है? अंतर हो गया, लेकिन परमाणु संख्या बराबर है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। समभारिक में क्या समान होता है? तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, देखो समभारिक, भार बराबर होगा, यानी द्रव्यमान संख्या परमाणु भार बराबर होंगे। यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 92। अब देखिए यूरेनियम जो है ना बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये अच्छा वाला माना जाता है। इसके बारे में जरा जान लो। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि यूरेनियम जो है ये रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। इसका संकेत U होता है, एटॉमिक नंबर इसका 92 होते हैं। फिर कहा जाता है कि ये यूरेनियम जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं इसका यूज हम लोग केमियोथेरेपी में करते हैं, कैंसर के इलाज में किया जाता है। साथ साथ आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग जो है हम लोग विद्युत निर्माण के लिए भी करते हैं, ठीक ना, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है यूरेनियम वगैरह का। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेकरल्स था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज करने वाला का वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? बेकरल। क्या नाम था? बेकरल, ठीक ना, बेकरल। नेक्स्ट आते हैं, कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का खोज करने वाला आयरिन एवं जूलियट क्यूरी, ठीक ना, आयरिन एवं जूलियट क्यूरी। फिर कहा जाता है रेडियम का खोज किसने किया था? तो रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने, ठीक ना। परमाणु ऊर्जा का आधार क्या है? तो परमाणु ऊर्जा का आधार नाभिकीय विखंडन होता है।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो भारी जल होते हैं, ठीक ना। भारी जल का अगर हम बात करें तो भारी जल और ग्रेफाइट, तो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है, मंदक के रूप में क्या प्रयोग होते हैं, तो भारी जल होता है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये तो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फिर कहा जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 3 अभी बताए ही थे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। H परमाणु संख्या सबका इक्वल 1 2 और यहाँ पे 3 परमाणु संख्या 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ये ट्यूटेरियम इसको बोला जाता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक ना। चलिए, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, अभी जस्ट बताएं, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका मतलब H परमाणु संख्या 1 होगा, परमाणु भार 2 होगा, तो इस प्रकार को हम लोग हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम के रूप में जानते हैं। ट्यूटेरियम कहने का मतलब होता है कि ये भी हाइड्रोजन के समस्थानिक है, परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन परमाणु भार 3 होते हैं, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो आवर्त सारणी में समूह की बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग 18 होते हैं, आवर्त 7 होता है, ब्लॉक 4 होते हैं, यानी खंड 4 होता है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 18, वर्ग की संख्या, समूह की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। अब कहा जाता है इसमें नेक्स्ट हाँ, क्षारीय धातु किस समूह से, हाँ, क्षारीय धातु किस समूह को कहा जाता है, तो वर्ग 1 को कहा जाता है। हाइड्रोजन समूह किस समूह को कहा जाता है, तो वर्ग 17 को कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, हाइड्रोजन किस समूह को कहा जाता है, इसके बारे में जरा एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का है ना कि पूछता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में जरा बता देते हैं। हाइड्रोजन समूह की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन समूह वर्ग 17 को कहते हैं, हाइड्रोजन समूह वर्ग 17 को कहते हैं। अब वर्ग 17 में वर्ग 17 को x से डिनोट करते हैं, और x के स्थान पर फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर होता है, फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर, फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, 97 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस जो होते हैं किस समूह में होती हैं, तो निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, इस सभी जो है वर्ग 18 के अंतर्गत आता है, ग्रुप 18 के अंतर्गत आता है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है, फ्लोरीन, एकदम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन है, तो अधातु में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील धातु कौन होते हैं, तो सबसे क्रियाशील धातु जो होता है वो सीजियम है, क्या होता है, सीजियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, यानी कि ये लेक्चर 2 में हम लोग आज देखें 70 से लेकर के 100 यानी 30 क्वेश्चन आज हम लोग इसका देख लिए। टोटल 200 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ और आगे तक, ठीक ना। चलिए आगे तक आ जाए, 100 से 101। देखिए ये सब भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक ना, ये पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अरे भाई ऐसा पीडीएफ है ना, देखिए सेट करने में दिक्कत होने लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो होता है वो हल्की धातु कह रहा है, तो धातु में सबसे हल्का होता है लिथियम,
लिथियम, ठीक ना, जिसका परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 7 होता है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ऑस्मियम, याद रखिएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होते हैं, भारी धातु ऑस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु की बात करें तो सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है, सबसे कठोर धातु क्रोमियम होते हैं, जो कि स्टील बनाने में मदद करता है, ठीक ना, स्टील बनाने में मदद करता है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, सबसे ज्यादा तन्यता किस में होता है? सोना में होता है, क्योंकि यही सोना है जो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा तन्यता किस में पाया जाता है? सोना में। सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन होते हैं? तो क्रोमियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑस्मियम होते हैं। फिर कहता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता, यानी कि जिसको मारने पर क्या हो जाए? ज्यादा फैले, तो आघात वर्धनीयता भी सबसे ज्यादा कौन होता है? सोना होता है, ठीक ना। कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? पारा, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे, कमरा के ताप पे सबसे द्रव जो है, धातु जो है द्रव के रूप में रहता है। तो धातु जो है द्रव के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? पारा। पारा, इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। क्या बोला जाता है? मरकरी, ठीक ना। कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन होते हैं? ब्रोमीन। तो ये सब देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। द्रव अधातु कौन होता है? ब्रोमीन, ठीक ना। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव तत्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 109, पृथ्वी की परपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। प्रपटी में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ठीक ना। पृथ्वी के प्रपटी में सर्वाधिक धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, ठीक ना, 13% के करीब होता है। स्टेनलेस स्टील में मुख्य कौन सा तत्व होते हैं? क्रोमियम। अभी जस्ट बताए थे कि स्टील को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, ठीक ना। क्रोमियम है जो कठोर धातु होता है, तो कठोर पदार्थ यानी धातु को कठोर बनाने के लिए क्या चीज मिक्स करते हैं? तो क्रोमियम मिक्स करते हैं, ठीक ना। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता। और कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस टिन। तो तांबा प्लस जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनता है, तांबा प्लस टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ये सब याद रखिएगा। सोल्डर किन धातुओं का मिश्र धातु है? सीसा प्लस टिन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सोल्डर कहने का मतलब कि सोल्डिंग करने वाला, देखें सोल्डिंग करने वाला रहता है ना, एक सीसा रखे रहता है, एक टीन रखे रहता है, यानी कि एक छोटा सा ऐसे प्लेट है, प्लेट में शीशा रहता है लिक्विड फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, और टीन एक होता है सोल्डिंग करने वाला तार जो टीन का बना होता है, और उसको ऐसे लेकर के ऐसे फिर दबा देता है, ठीक ना। तो आप याद रखना कि सोल्डर जो होता है किसका मिश्र धातु है? तो ये सीसा प्लस टीन से बनता है, सीसा प्लस टीन से, ये सब मिश्र धातु है। तो सीसा प्लस टीन से बनता है आपका ये सोल्डर। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा जस्ता निकल, तांबा जस्ता और निकल। ड्यूरालिमीन किस धातु का मिश्रण होता है? एल्युमिनियम आधारित मिश्र धातु होते हैं। अम्लगम किसका मिश्र धातु है? तो ये पारा युक्त मिश्र धातु है, पारा युक्त मिश्र धातु है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। जंग लगना किस प्रकार की? जंग लगना किस प्रकार की? तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। लोहे पर जंग का मुख्य सूत्र क्या होता है? यानी जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र जो है Fe2O3XH2O होता है, एकदम याद कर लीजिएगा, Fe2O3XH2O होते हैं, ठीक ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है Fe2O3XH2O होता है, ठीक ना। लोहे को जंग से बचाने हेतु जस्ते का परत चढ़ाना, यानी कि लोहा पर जिंक का परत चढ़ाना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? तो जस्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, इसको गैल्वेनीकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो किसी लोहा के ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है, एक लेयर चढ़ाया जाता है जिंक का, उसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, ठीक ना, जस्तीकरण कहते हैं। चलिए, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने से क्या होता है? तो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने से संक्षारण रुकता है, यानी एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है जिसके कारण क्या हो? जंग एल्युमिनियम में जल्दी ना लगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, संक्षारण का सबसे समान उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। लोहा में जल्दी जंग लगता है। जल का
विद्युत अपघटन करने पर कौन सा गैस प्राप्त होती है? जल में जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक ना। तो जल को विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो विलयन में आयन देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? विलयन में आयन देता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट आयन के रूप में टूटता है, और जब आयन के रूप में टूटेगा तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टूटेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या देता है? आयन देता है, ठीक ना। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो विद्युत अपघटन का नियम फैराडे महोदय ने दिया था, यानी फैराडे महोदय ने विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था, ठीक ना। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था, विद्युत अपघटन के बारे में बताया था। चलिए क्वेश्चन 126 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज भर इतना ही, लेक्चर 3 तक इसको खत्म कर देंगे, ठीक है।